जय हिंद। अपने नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज का ये आखिरी क्लास है और इस क्लास में हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एसएससी के होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कोई सीजीएल में पूछा गया है, कोई सीएचएसएल में पूछा गया है, कोई प्री का है तो कोई मेंस का है और वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम नज़दीक है, आप सब तैयार रहिए और क्वेश्चंस को लगाते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, पढ़िए और हम भी पढ़ देते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है, तब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय लाखों में कितनी होगी? तो यह क्वेश्चन है आपका और ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल टियर सेकंड में 2018। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार लगा पाएंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले जो बात की गई है आय की, ठीक है, आयकर लग रहा है, तो जो आयकर लग रहा है वो मान लिया x है, ठीक है। आय जो हो रही है मान लिया x लग रही है, ठीक है। अगर आयकर x लग रही है तो उस पर कहता है 12% छोड़ रहा है। क्या कह रहा है? 12%। उसमें कह रहा है कि लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। तो पहले 10% था, 12% से 10 हो जाता है, तो 12 रहा होगा फिर 10 हुआ होगा। तो x पे 10 जब हुआ था तो x बटे 10 मिलेगा। x का 10% निकालेंगे तो x बटे 10 मिल जाएगा। ये पहली प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया है कि आय क्या बदलने के बाद, ठीक है, बदलने के बाद जो उसकी आय हो रही है वो क्या हो जा रही है। ये जो हमारा x/10 हुआ है वो तो ठीक है, परंतु इसी में जब बदल जाएगा वो, तो बदलने की प्रक्रिया जो होगी वो होगी x-5। क्यों होगी? क्योंकि उसने जो बदल रहा है उसमें डियर फ्रेंड्स जो बदला है वो 12 से 10 आय हुआ तो है, परंतु उसमें यह भी बात उसने कह रखी है कि वार्षिक आय 5 लाख से, वो वार्षिक आय जो 5 लाख है उसकी बात कर रहा है। तो वार्षिक आय बदलने के बाद क्या कर सकते हैं, या फिर यहाँ लिख सकते हैं वार्षिक आय बदलने पर, ठीक है। इसका हो गया 12%। तो इसका 12% ऐसे ही रहने देते हैं, या फिर ऐसे कर लीजिए x-5 × 12/100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब हमको डिफरेंस लेना है, क्या अंतर लेना है। अंतर लेना डियर किसका? आय का, ठीक है। यहाँ कर मत लिखिए, आय का, आय पे लगा कर ठीक से आयकर, ठीक है। कर पे आयकर का अंतर, ठीक है। आयकर का जब अंतर करेंगे तो हमने लिख रखा है x बटे 10, ठीक है, और अंतर लेंगे तो यहाँ होगा x-5 और गुणे में 12 और बटे 100। ये हमारा हो जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है, ये लाख, ठीक है, इतना लाख है और जो बराबर है किसके? 10,000 के। यही प्रश्न में कह रखा है, ठीक है। उसने कहा कि 10,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है? 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। तो 10,000 रुपये अधिक हो जाता है, तो रुपये में है तो 10,000 है, लेकिन यहाँ सब जो बातें हो रही है लाख की हो रही हैं, क्योंकि 5 लाख हुआ था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हुआ x बटा में 10, इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, हो गया -x माइनस हो गया +60। अब इसको अलग अलग अगर कर दें तो ये हुआ 100 और इसके बटे में 100, यह आपको मिल जाएगा। इतने को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इतने को सॉल्व करते हैं। जब इतने को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ देख लीजिए। ये जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 10x माइनस x। यहाँ पे कुछ छूट रहा है, यहाँ 12 छूट रहा है। यहाँ जब गुणा किया था तो यहाँ 12 हुआ था, देखिए जब गुणा किया था तो 12x और या 12×5 = 60। तो यहाँ 12x, पेशेंस बनाए रखिएगा पूर्ण रूप से, ठीक है। और बटे में यहाँ 100 लिख सकते हैं और ये हमारा बचा है 60 बटा में 100। ये है किसमें?
लाख में जो बराबर चल रहा है आपके 10,000 रुपये। ठीक है, अब आगे आएंगे, इसको घटाएंगे तो हम -2x बटे में 100 प्लस 60 और बटे में 100। अब देखिए ये जो लाख है इसको हम रुपए में लिख दें तो रुपए में लिख दीजिए, तो ऐसे लिख दीजिए 5 0। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए तो ये हो गया -2 1 2 3 4 5 बटे में 100 x, और इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो गया 60 पहले से था 1 2 3 4 5 और बटे में हो गया 100 बराबर आपका 10,000 है। ठीक है, इस तरह बन जाएगा। अब 2 0 काट दीजिए और इसका 2 0 काट दीजिए। ठीक है, बचा क्या, ये मिटा दें। ठीक है, अब बचा क्या, जो बचा उसको लिखते हैं। यहाँ बच गया -2,000 और साथ में x प्लस यहाँ बचा 6,000 नहीं 60,000, 3 1 4। ठीक है, 4 0 और बराबर कितना है 10,000। इतनी बात होगी। इतनी बात होने के बाद यहाँ -2,000 रहने देते हैं, 60,000 उधर भेज दें, नहीं इसको उधर भेज देते हैं तो ये हो गया +2,000 और 10,000 को इधर भेजेंगे और 60 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 50,000। ठीक है, यहाँ x बराबर मिल जाएगा आपको। इसको जब काट देंगे 1 2 3 1 2 3 तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 50 में तो 25 मिल जाएगा। यही जो 25 मिलेगा 25 लाख हो जाएगा। यही 25 लाख जो होगा वही आपका आंसर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो रुपए को ला रहे हैं आप, उसमें कह रहा है कि उसकी बढ़ी हुई आय, जो उसकी आय बढ़ेगी वो 25 लाख बढ़ जाएगी प्रश्न के अनुसार। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ पाए? अगर समझ पाए तो बहुत बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको, इस क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कहता है एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने होते हैं। उसे 47 अंक मिलते हैं और वह 43 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? परीक्षा में कितने अंक पूछे गए थे यही आपको बताना है। तो आप किस तरह लगा पाएंगे? पहली बात तो ये है, वो कुछ नंबर से मतलब कुछ नंबर पाता है, तो जितना पाता है मतलब नंबर पाता है उसको लिखेंगे। कितना वह पाता है इसमें लिख रखा है उसने, उसे 47 अंक मिलते हैं। प्राप्त अंक, ठीक है, प्राप्त जो अंक हैं वो उसको मिला है 47। ठीक है, और वो फेल कितने से हुआ है? वो फेल कितने से हुआ इसको ध्यान में रखिए। वो जो फेल हुआ है वो 43 नंबर से। अब बात कर लें कि अगर उसको इतना नंबर मिल गया होता, अगर उसको 90 नंबर मिल गया होता, अगर उसको 90 नंबर मिल गया होता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। ये कंडीशन है, अगर उसको 90 नंबर मिल गया होता तो पास हो जाता, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उसने पाया 47 नंबर और फेल हो गया 43 नंबर से। अगर वो 90 नंबर पा गया होता तो पास हो जाता, लेकिन 90 नंबर जो हो पा रहा है, जो 90 नंबर पाया है डियर फ्रेंड्स, ये जो 90 नंबर पा रहा है वो कितने में पा रहा है? तो 90 नंबर जो पाएगा, ये जो 90 नंबर पाएगा वो यहाँ पे हम मान के चलते हैं, यहाँ जो मान के चलते हैं, माना x में से पाया होगा। ठीक है, इसमें क्या दिया गया लास्ट में 25 की वैल्यू कुछ बात की गई है। उसने कहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने होते हैं। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए उसे मान लिया, उत्तीर्ण होने के लिए x प्राप्त करना है। ठीक है, उत्तीर्ण ऐसे लिखा जाएगा, उत्तीर्ण, हाँ, उत्तीर्ण होने के लिए अंक, उत्तीर्ण होने के लिए x अंक मान लीजिए। अब x अंक जो माने हैं इसी को कह रहा हो 25% मिल जाए तो पास हो जाए। तो 25% मिल जाए तो पास हो जाए, ये तो बात सही है, लेकिन पास होने के लिए 90 नंबर यहाँ पहले से पता चल गया है कि 90 नंबर आना चाहिए।
तो 90 नंबर में ही तो पता चलना चाहिए कि इसके बराबर 90 नंबर कह सकते हैं आप, ठीक है। जो पास होने के लिए 90 नंबर मिल रहा है, लेकिन उत्तीर्ण होने के लिए एक्स आप मानेंगे। जब एक्स मानेंगे तो 25% पहले से कह रहा है 25% अगर अंक मिल जाता है तो पास हो जाएगा। तो एक्स का 25% 90 के बराबर होगा। क्यों? इसको पहले हमने क्यों लिखा? इसलिए कि प्राप्तांक दिया गया 47, फेल हो गया 43 से, मतलब 90 नंबर और पाता तो उस पर पाने की संभावना थी। तो 90 नंबर हमने लिख दिया। अब ये बात बनती है कि उसको पास होना है, तो पास होने के लिए कोई अंक लाना होगा। तो x अंक लाना है उसको, और उस अंक में 25% वो दे रखा है कि 25% अगर पा जाता है तो वह पास हो जाएगा। तो x का 25% 90 के बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे x/4, क्योंकि 25% की वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। इसमें गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, जो 90 के बराबर होगा। तो x बराबर कितना होगा? 9 चौक 36 होगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360। जो 360 होगा यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अगर उसको 360 नंबर मिलता है तो पास हो जाएगा। ये तो तरीका हुआ एक आसान सा इस तरह से लगाने का। एक दूसरा तरीका हम आपको सिखा देते हैं, बहुत ही अच्छा वाला। देखिए दूसरा तरीका क्या है। यहाँ आप लिख सकते हैं क्या? यहाँ आप लिख सकते हैं उत्तीर्ण होने के लिए, यहाँ पे क्या दे रखा है कि हासिल करने के लिए अंक, मतलब उत्तीर्ण करने के लिए अंक, ठीक है। उत्तीर्ण करने के अंक, उत्तीर्ण अंक लिख देते हैं, ठीक है। उत्तीर्ण प्राप्त करने के लिए अंक। तो यहाँ उसको कितना चाहिए? 25% दे रखा है। 25% अगर मिल जाता है तो उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है। 25% पाएगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। परंतु यहाँ का दे रखा है अंक जो मिले उसको, एक्चुअल में जो अंक हैं वो 47 पाया था और फेल हुआ था 43 से, मतलब उसको मिले कितना थे? उसको मिला कितना था? टोटल मिला कितना था? 90। अब अगर टोटल 90 मिला है, इसे सीधे लिख देते हैं 47 + 43, ठीक है। उसको मिला है 90। अब 90 अगर मिला है, ठीक है, 90 अगर मिला है। अब देखिए कोई परसेंटेज वैल्यू है, 100% अंक प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 25% है, 25% को 100% बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो होगा 25 चौका 100, ठीक है। 100% ये वैल्यू बन गई है। उसी तरह जब यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो गुणा करके यहाँ भी 100% बनाना पड़ेगा 4 से ही। तो जब 4 से ही यहाँ भी, 4 से यहाँ भी, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। तो ये जो होगा 360 अंक उसको प्राप्त करने होंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये आप एक लाइन में भी कर सकते हैं बहुत आराम से। इसको भी एक लाइन में भी कर सकते हैं बहुत आराम से। डियर, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। एक और क्वेश्चन बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कहता है कि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक हो तो ए डी से कितने प्रतिशत कम होगा? यही आपको बताना है डियर फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहला क्या करना है, देखिए आसान तरीका इसका, कई तरीके से लगा सकते हैं। देखिए इसको आसान भाषा में आसान तरीका से आपको समझाएं तो इसमें कहता है ए बी से, ठीक है। ए बी से कितना? 25% क्या पाता है? अधिक। और हम शुरू से आपको सिखाते हुए आए हैं, जब अधिक बात करेगा तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, और 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 4 में 1 अधिक, और 4 में 1 अधिक होगा 5। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 4/5, ठीक। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात फिर क्या कहता है वो, बी सी से 40% कम है, ठीक है। कम है तो कोई दिक्कत नहीं। 40 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी डियर फ्रेंड 2/5। अब 2/5 है तो इसको क्या कर रहा है? कम हो रहा है। तो 5 में कितने की कमी हो रही है? 2। 5 में 2 की कमी हो रही है तो 3। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो बनेगी अब 3/5, ठीक है। इसी तरह जो बात कर रहा है आपका सी से डी, यही तो बात किया है सी से डी। देख लेते हैं क्वेश्चन हम, ठीक है। सी से डी 30% अधिक है। कितना है डियर फ्रेंड्स? 30% अधिक है। अगर 30% अधिक है, यहाँ लिख देते हैं अधिक, 30% अधिक है,
अब 30% अधिक है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 30/10। ठीक है, आपको दिख रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है। 30 की फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिख दिया। तो इसको क्या हुआ, 10 में क्या हो रहा है, 3 की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये हो गया 13। अब 13 होने के बाद इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी 13/10। ठीक है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी वो आपकी बन जाएगी 13/10। ठीक तो है, ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है। 4 से 5 था, 5 से 4, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ हाँ ठीक है, ये कम था, हाँ 40% कम है। ठीक है, तो इतने से 2 कम हुआ तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इतने से ज़्यादा था, ये भी सही है, ये भी ठीक है। ठीक है, इस तरह होने के पश्चात इस तरह मिल जाएगा आपको। अब आप क्या करेंगे, अब आपको आना है प्रश्न में थोड़ी बातें और सोचनी है। इसमें कहता है ए से डी कितने प्रतिशत कम है, ए से डी कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे अब जो आपको इतनी चीज़ें मिलने के बाद, देखिए आपको इतनी चीज़ें मिलने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए रेशियो में फ्रैक्शन में मिला है आपको, तो फ्रैक्शन वाला नियम लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी का रेशियो 4:5। ठीक है, ये दे रखा है, ऐसे ही बन रहा है, बिल्कुल एकदम सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे उसने कह रखा है, प्रश्न में कह रखा है ए बी से, मतलब से किस में लगा है, बी में लगा है, से किस में लगा है, सी में लगा है, से किस में लगा है, डी में लगा है। जिसमें से लगा है वो पहले लिखा जाएगा। तो जो पहले लिखा जाएगा वो आपका हुआ क्या, यहाँ पे से लगा है तो पहले आपका होगा ये 5, फिर अनुपात लगा, ये हुआ 4। ठीक है, 5 और 4। अब फिर बात करता है कि बी सी का। तो बी सी की जब बात करेगा तो बी सी में भी लिखेंगे, तो बी सी में हो गया 3 और 5, 3 5। अब कहेंगे से लिखा है सर, से लिखा है तो ठीक है, ये कम हुआ है ना, तो कम वाला फिर ज़्यादा वाला ऐसे लिख देंगे, इसका रेशियो इस तरह। ठीक है, और फिर लास्ट वाला जो रेशियो बनेगा, जो लास्ट वाला आपका रेशियो बन रहा है वो 13 और 10 का बन रहा है। जब 13 10 का बन रहा है तो आप 13 10 भी लिखेंगे। लेकिन सी से डी की बात कर रहा है तो सी हो सकता है हमारा 13, ठीक है, और डी हमारा होगा क्या, सी से डी, सी दे एक बार हम देख लेते हैं, थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए डी क्या हो गया, 10 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको लगाना है, इसको लगाने के लिए हमने बता रखा था जहाँ पे रेशियो खाली होगा उसके आगे वाले अंक को हम क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। ठीक है, आप इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सीख चुके हैं, यहाँ एक बार और समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ हो गए 5। अब आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, गुणा कर लेना है। सीधा सीधा सबका क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करिए, 5 तियाँ 15 और 15 से 13 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तियाँ 45 को 5 हो गया, हासिल 4 और 15 एकम 15, 15 4 19, तो हो गया 195। फिर रेशियो लगाएंगे, अब इसका गुणा करिए तो ये हो गया 4 तियाँ 12 और 12 का 13 में करेंगे, 12 तियाँ 36 के 6 हासिल 3 और 12 एकम 12 3 15। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम क्या कर लिए, रेशियो लगाए, फिर 4 पंजे 20 और 20 का अगर 13 में करेंगे, 13 दूना 26 हो गया आपका 260। और उसी तरह इसका करेंगे तो ये हो गया 5 चौका 20 और 20 में 10 से करेंगे तो हो गया 200। ठीक है, अब आ गया आपकी बात, कहता है ए और सी, ए सी से कितना कम है। तो यहीं सीधा सीधा देखिए, ए सी से कितना कम है, ए सी से कितना कम है, तो आप कहेंगे -5 कम है, क्योंकि कम है ये ज़्यादा है, तो कितना कम है, -5। -5 जो कम है वो कितने में कम है, डी में ना, तो डी यही तो है, तो डी मतलब 200, 200 ही कम है, 200 कम है तो 100 पे कितना, यही बताना है आपको। ये काट दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए, तो आपको मिला 5/2। अब यहाँ पे माइनस में है तो मतलब कमी हुई है। ठीक है,
तो फ्रैक्शन वैल्यू आपकी क्या 5/2 आएगी, इसको काटेंगे तो 2.5 आएगा। तो 2.5 जो आया यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2.5 जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ पाए, शायद समझ पाए होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। आइए, बहुत ही बेहतर, बहुत बेहतर। देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वन लाइनर में इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आपका समय बच सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में। हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ देते हैं, आपको क्वेश्चन दिख ही रहा है पर हम भी पढ़ देते हैं क्योंकि हमको नहीं दिख रहा है, पढ़ दे रहे हैं। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है, तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने % की कमी करेगी। ठीक है, यही बताना, सबसे निकटतम पूर्णांक में बता देना है आपको का आंसर। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात ये क्या है कि उसने सबसे पहले क्या किया। देखिए, पहली बात तो ये कि 100% रहा होगा, जो वो पेट्रोल खरीद रही होगी उसके पास पैसे जो रहे होंगे वो 100% रहे होंगे। फिर क्या हुआ उसमें कि 19% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, कमी हुई, बढ़ोतरी होगी। हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, 19% डियर जब बढ़ेगा, जब 19% 100 में बढ़ रहा है तो ये हो गया 119। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, 100 में अगर 19% बढ़ रहा है तो 119 होगा। और फिर कहता है 100 में, फिर वो कहता है कि 100 में क्या हुआ, 12% की क्या हो रही है, सिर्फ फिर से वृद्धि हो जा रही है, जो 12% से फिर खर्च करना चाहती है, मतलब खर्च वो करना चाहती है। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ 112। ठीक है, यहाँ हुआ 119, यहाँ हुआ 112। आपको इस बात को समझना होगा कि जो वो खर्च करती है उसमें जो परसेंटेज वैल्यू है वो तो ऐड होगा ही, लेकिन वो जो खर्च करी है तो उसको मान के चलते हैं कि 100% वो खर्च करेगी। मतलब जितने पैसे आप लेके गए हैं पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाने के लिए, उतना तो डलाएंगे ही, इसलिए वो 100% अपने आप में है। तो 100% है अपने आप में, उसमें से कहते हैं 19% बढ़ गया, लेकिन वो खर्च कितना करना चाहती थी, 12%। वो खर्च करना चाहती थी डियर 12%, और जब खर्च 12% करना चाहती थी उसका 112 हो गया और इसका हो गया 119। और जब 119 112 हो गया तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का था, तो आप कहेंगे इनके बीच में डिफरेंस केवल कितने का था, 7 का था। डिफरेंस कितने का था, 7 का था। जब डिफरेंस 7 का था डियर फ्रेंड्स, आप ही बताइए, जब डिफरेंस 7 का था तो हमको इसकी परसेंटेज वैल्यू बनाने के लिए, क्या करना होगा। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू बनाने के लिए बेस को क्या करना पड़ा, आधार बनाना पड़ेगा। ठीक है, आधार को लेना पड़ेगा और इसमें करना पड़ेगा 100%, क्योंकि वह कर क्या रही है कि 19% बढ़ जा रहा है, तो 19% जो बढ़ा हुआ है उसी का क्या करेंगे हम 100% निकाल पाएंगे। तो 7/119 गुणे 100 कर लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ कर सकते हैं 700/119, और जब आप इसको काटेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, लगभग आपको आ जाएगा जो आंसर वो 6% के बराबर। कैसे आप निकाल सकते हैं, 1 से जब आप भाग देंगे 7 में तो 7 बार जाएगा, तो परंतु 19 जो ज़्यादा है वो एक्स्ट्रा चला जाएगा, इसलिए एक बार कम ले जाएंगे तो 6 बार लगभग ले जाएंगे और फिर जो बचेगा पॉइंट में करके कुछ ले आएंगे। लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट में नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा ले जाके लगभग में से ले जाके एक अंक पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से एक लाइन में। आइए देखिए, क्वेश्चन दिया गया आपको। इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल मेंस में ये भी पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन में एक अच्छी बात ये है कि कुछ एक्स्ट्रा डाटा आपको दिया जा सकता है, और एक्स्ट्रा डाटा आपको समय को क्या करता है, लॉस करता है। उससे भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन एक्स्ट्रा डाटा में क्या हो जाता है, आपके समय को ले जाता है। जैसे इस क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें डी का रोल नहीं है, लेकिन फिर भी डी का रोल यहाँ पे प्रेजेंट उसने किया है। तो देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ दें। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, लगाते चलते हैं, ए ने बी से 10% अधिक, ए ने बी से कितना पा गया, 10% अधिक। अगर 10% अधिक पा गया है तो आपको पता होगा कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/10 होती है।
तो अधिक पाया है ना, 10 में 1 क्या किया है, अधिक पा गया है, मतलब 11 हो गया है। तो आप कहेंगे 11/10, ठीक है। 11/10 इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बन रही है 11/10 बन रही है। ऐसे लिख लेंगे, चाहे ऐसे लिखें या ऐसे ही रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ ऐसे सीधा सीधा रहने दें या फिर पूरा लिख सकते हैं 11/10, ठीक है। ऐसे आप रहने भी दे सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं, तो इससे कोई समस्या नहीं है। फिर इसमें बातें की गई है एक और, दूसरी जो बात की गई है वो 20% की। जो 20% की बात की जा रही है वो बी ने सी से 20%, बी ने सी से 20 अधिक, ठीक है, अंक प्राप्त किया। तो बी ने क्या किया, सी से 20% अधिक प्राप्त किया। तो आपको भी पता है, हमें शुरू में बता रखा था कि 20 की जब भी बात आती है, बहुत ज़्यादा 20 क्वेश्चन में हमेशा कूदता रहता है, आता रहता है। तो 1/5 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो हमेशा ध्यान रखें, 5 में अगर 1 अधिक हो रहा है तो ये हो रहा कितना, 6। इसका मतलब 6/5 बन रही है इसकी क्या, जो भिन्न या कह सकें आप वैल्यू बन रही है, वो बन रही है 6/5। ये बनने के बाद अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमको ए और बी और सी मिल गया, लेकिन डी उसने कह रखा है, जो डी बातें की हैं, देखिए डी इसलिए नहीं हम बातें कर रहे हैं कि उसने कहा सी और डी में ना, ये तो कह रहा है, उसने कहा सी ने डी से 32%, तो सी डी से क्या है 32%। अब 32% का मान लो फ्रैक्शन वैल्यू भी बना लिया, कम या ज़्यादा इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उसने लास्ट में पूछा क्या है, उसने लास्ट में ये पूछ रखा है, उसने कहा है लास्ट में कि आपको बताना क्या है कि ए को सी से 275 अंक ज़्यादा मिले हैं। ए को सी से अगर 275 ज़्यादा अंक प्राप्त हो रहे हैं और लास्ट में बी का मान पूछ रहा है, तो उसमें डी का रोल है ही नहीं। इसलिए हम डी को, आपको क्या करेगा एग्जामिनर, डी आपको क्या कर रहा है कि डी आप उसको पढ़ें और उसमें फंस जाएं, इसलिए आपको दे रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये हमको मिलने के बाद अब आप सीधा आ जाएंगे क्वेश्चन के बेस पे कि ए है और बी है और सी है, इनमें रेशियो से अगर हम क्वेश्चन को लगा दें तो बहुत आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है 11 है, पहले 11/10 है तो 11/10 कर लिया, ठीक है, ए और बी का रेशियो। फिर कहता है कि बी सी का रेशियो, तो जो बी सी का रेशियो ये हो गया 6 और ये हो गया 5, 6-5 हो गया, तो 6-5 कर लेते हैं। अब जैसे हमने बता रखा था पिछली बार, उसी तरह सेम लगा लेंगे आप, उसी तरह सेम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आप ऐसे क्या करेंगे, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, यहाँ पे आप सेम है बढ़ा लेंगे 10, यहाँ भी क्या करेंगे बढ़ा लेंगे। अब आपको क्या करना है, ठीक है, आप समझ ही रहे हैं, 36 हो गया, 60 हो गया, 60 ही होगा, हाँ 60 ही होगा, और यहाँ होगा 50। अब इस बात को ध्यान में रखिए, इसमें सब में कुछ कॉमन है, कट सकता है तो काट दीजिए, सब में जो कॉमन होगा वो कट जाएगा। तो अगर यहाँ पे 2 से हम भाग दें, सब में तो कट जा रहा है, 2 से जब भाग देंगे तो ये हुआ 33 और ये हुआ 30, ये हुआ 25, ठीक है। अब वो कहता है ए और सी में जो संबंध है, ए और सी का संबंध है। अब बताइए ए और सी से कितना कम है, तो 33 से कितना कम है 25, या कह सकते हैं 33 से घटाएं 25 को तो कितना आ जाएगा, तो 25 और 33 का अंतर ले लेंगे तो हुआ 5-30 मतलब 8 हुआ, 8 इसका अंतर हो रहा है। ये जो 8 इसका अंतर हो रहा है वो किस पे हो रहा है, 33 पे हो रहा है या 25 पे हो रहा है, ये आप बताइए। लेकिन ये तो बताना ही नहीं है आपको, तो सीधा कहा है कि इनका जो ए और सी है वो दे रखा है, ए और सी का अंतर 8 है और दे रखा कितना है 272, 75, 272, बिल्कुल सही। तो 8 से क्या करेंगे, अगर 1 पे तब देखेंगे, जो 8 दे रखा है वो 272 के बराबर है, तो 1 कितने के हो जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 त्रिक 24 और 24 के बाद बचा 8 पंजे 40, यही होगा, 8 त्रिक 24, 24 3 बचा, 8 चौक 32, ठीक है, 34। तो एक जो एक कह सकते हैं, एक यूनिट कह सकते हैं, इसका अंतर ये यूनिट अगर लिख ले यूनिट, तो 8 यूनिट इतने के था, तो 1 यूनिट कितने को हुआ है, 1 यूनिट 34 को हुआ है। अगर 1 यूनिट 34 को हुआ तो लास्ट में क्वेश्चन आपका पूछा क्या है, आपका क्वेश्चन पूछ रखा है कि आप बी को बताइए, आपको बी को बताना है। तो बी को बताने के लिए आप लिखेंगे बी जो कि दिया गया है 30, यहाँ पे बी जो दिया गया है वो है 30, 1 यूनिट से गुणा कर देंगे, मतलब 34 से क्या करेंगे
गुणा कर देंगे। और 34 से जब आप गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 34 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 और 3 दूनिया 6, 6 1 7, यही तो 3 चौको 12, 3 त्रिक्का 9, 9 1 10, यहाँ हो गया 10 20, 10 20 हो गया। यही क्या है आपका आंसर है। तो 10 20 आपका क्या है आंसर है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से लिखा गया है और बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चंस हुए लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन हुए होंगे। हम सोच रहे हैं एक आध क्वेश्चन और हो जाए, परंतु हमें लग रहा है कि समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इतना ही रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू होगा और वो भी प्रीवियस ईयर के साथ स्टार्ट होगा। और उसमें पहली क्लास जो होगी वो सिंपली आपको बेसिक तरीके से पढ़ाई जाएगी, एकदम एनालिसिस करके। आप ध्यान रखिए, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें और आपको इसी तरह क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे क्वेश्चन हम आज कराए हैं, कि मतलब यहाँ पे बोर्ड पे लिखना नहीं पड़ेगा, आपको सीधा डिजिटल क्वेश्चंस के जैसा, बोर्ड के जैसा आपको यहाँ पे मिलेगी और आपको हम पढ़ाते चलेंगे। आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी आसानी होती है कि क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ता है, साफ साफ आप पढ़ भी पाते हैं। ठीक है, और बताने में भी आसानी होती है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।